एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कुछ आंटी को देखते हैं। वो सब फ्रेंड्स थे और अक्सर ऐसे ट्रैकिंग पर आया करते थे। तो उनमें से एक मेन लीड और दूसरी फीमेल लीड की मॉम थी। दोनों बहुत पहले से एक दूसरे की फ्रेंड्स थी। दोनों के बच्चे अपनी लाइफ में अच्छे से सेटल थे। इसी वजह से उनके बीच में बच्चों को लेकर कंपटीशन चलता रहता था कि किसका बच्चा ज्यादा सक्सेसफुल है। इस बात पर वो दोनों फिर शुरू आती हैं। तो मेन लीड सियोंग हो की मॉम कहने लगती है कि मेरा बेटा कोरिया के टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है। वो एक फेमस आर्किटेक्ट है। उसे कितने ही अवार्ड्स मिल चुके हैं। उसने हाल ही में न्यूयॉर्क सेंटर में डिजाइन किया था। उसके लिए उसे इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड मिलने वाला है। इसके लिए तो प्रेसिडेंट खुद उससे मिलने आए थे। और तो और वो नेशनल स्विमर भी है। तो ऐसे में फीमेल लीड रियो की मॉम चुप कहाँ रहने वाली थी। वो कहती है कि मेरी बेटी भी तो यूएस के टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई है और एक अच्छी कंपनी में जॉब करती है। ग्रेजुएशन के बाद तो उसे टॉप कंपनी से ऑफर आ रहे थे। कंपनी उसे नहीं, वो उन्हें चूज करती है। उनका टशन चल रहा था तो उन्हें रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी बहस इतनी बार हो चुकी थी कि उनके फ्रेंड्स को भी उनकी बातें याद थी। तो वो उन्हें बहस करता हुआ छोड़कर आगे निकल जाती है कि इनका तो ये हमेशा का है, हम चलते हैं। नेक्स्ट हमें एक अवार्ड फंक्शन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी कंपनी के सीईओ के रूप में सियोंग हो को आज एक अवार्ड मिलने वाला था। लेकिन अभी तक वो यहाँ पर नहीं था। इसलिए उसका को सीईओ म्योंग और एक दूसरी एम्प्लॉयज दोनों उसका वेट कर रहे थे। जबकि वो तो अभी एक फ्यूनरल होम में एक डायरेक्टर से मिलता है। उनका इंटरव्यू ले रहा था क्योंकि वो एक पार्क बनाना चाहता था और इस एनवायरनमेंट के हिसाब से चीजें ऐड करना चाहता था कि यहाँ आने वाले लोगों को अच्छा लगे। वो कहता है कि मैंने बहुत सारे फ्यूनरल होम के बारे में पता किया, लेकिन आप 20 साल से यहाँ पर काम कर रही हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी या फिर कैफे बनाते हैं ताकि लोगों को यहाँ पर अपनों को याद करके अच्छा लगे। तो वो कहती है कि आज तक ऐसे कभी किसी ने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया है, तो मुझे तुम्हारा ये आइडिया अच्छा लगा। तभी सियोंग हो को म्योंग का कॉल आता है कि तुम अभी तक आए क्यों नहीं हो, सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, जल्दी आ जाओ। तो ये भी फटाफट से वहाँ के लिए निकल जाता है। और इधर सियोंग हो का नाम आने वाला था तो म्योंग रेडी होने लगता है कि वो तो आया नहीं, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। अब जैसे इसका नाम आता है और ये जाने लगता है कि सियोंग हो टाइम पर पहुंचकर अवार्ड लेने के लिए चला आता है। अब इसने सोचा था कि वो अच्छी सी स्पीच देगा, मेरा नाम लेगा, तो वीडियो बनाने के लिए अपना कैमरा स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो तो सिर्फ थैंक्स कहता है और आ जाता है। फिर हमें उनकी मॉम को दिखाया जाता है। रियो की मॉम सबको अपनी बेटी की शादी का इनविटेशन कार्ड देती है और बताती है कि अगले महीने मेरे बेटे की शादी होने वाली है। ये सुनकर सब खुश हो रही थी। तब वो सियोंग हो की मॉम से पूछती है कि तुम्हारा बेटा ब्लाइंड डेट पर नहीं जाता क्या। वो कहती है कि मेरा बेटा बहुत बिजी रहता है ना, इसलिए। तो वो कहती है कि मेरी बेटी तो बिजी है तो फिर भी शादी तो कर रही है ना। तो सियोंग हो की मॉम बातें बनाने लगती है। कहती है कि मेरे हस्बैंड के हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स और बहुत सारे मिनिस्टर्स मेरे बेटे से अपनी बेटियों की शादी करवाने के लिए बात करते हैं, पर वो अभी इन सब के लिए रेडी नहीं है, वो ये सब नहीं चाहता है। फिर रियो को दिखाया जाता है। वो प्लेन में थी और एक सपना देख रही थी। इतने में एयर होस्टेस आकर उसे उठाने लगती है क्योंकि वो जल्द ही लैंड करने वाले थे। लेकिन वो तो डर जाती है क्योंकि वो सपने में देख रही थी कि उसकी मॉम उसकी कुटाई कर रही है। अब एयरपोर्ट पहुंचने पर उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड मोयम लेने आई थी, जो कि एक पैरामेडिक थी। उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने यहाँ पर आने के बाद मुझे इन्फॉर्म किया, मैं तो ठीक से मुंह धोकर भी नहीं आई, ऐसे ही आ गई। लेकिन वो अपनी फ्रेंड से बहुत टाइम बाद मिल रही थी तो उसे इसकी ज्यादा खुशी थी, पर उससे गले मिलने के बदले वो उसका लगेज लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब रास्ते में दोनों काफी सारी बातें करते हैं क्योंकि बहुत टाइम बाद मिल रहे थे। मैं पूछती है कि तुमने वापस आने के बारे में अपनी मॉम को नहीं बताया था। मेरी मॉम ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम आ रही हो। वो बातें घुमाते घुमाते कहने लगती है कि हाँ मैंने बताया तो था। तब वो पूछती है कि फिर सियोंग को क्या, उसको नहीं बताया क्या। वो कहती है उसे बताकर क्या करना, वैसे भी वो बहुत बिजी रहता है। फिर हम सियोंग को देखते हैं। म्योंग उस पर गुस्सा कर रहा था कि तुमने स्पीच में मेरा नाम क्यों नहीं लिया। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी साइड से एक लड़की सियोंग को हाई करती है। ये देखकर म्योंग बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी थी। तो पूछने लगता है कि तुम इसको कैसे जानते हो। वो बताता है कि एक लॉन्चिंग सेरेमनी में पहली बार मैं इससे मिला था, तब हमने वहाँ पर थोड़ी बहुत बात की थी। वो तो कहने लगता है कि चलो ना उससे बात करते हैं, मुझे उसका ऑटोग्राफ चाहिए, उसके साथ फोटो भी लेनी है। लेकिन वो तो काम में बिजी होने का कहकर वहाँ से चला जाता है। पर यहाँ ये दोनों एक रेस्टोरेंट आते हैं जहाँ पर वो पहले खाया करते थे। वहाँ पर खाना खाते हुए रियो को बहुत तेज मिर्ची लगती है क्योंकि यूएस में रहते हुए उसके खाने का टेस्ट काफी बदल गया था। तो मोयम उसे पानी में डिप करके खिलाती है ताकि उसे मिर्ची कम लगे। अब वो लोग ऐसा कर ही रहे थे कि तभी रियो का भाई वहाँ पहुंच जाता है और उसे देखकर वो खुद भी छुप जाती है और मोयम को भी छुपने को कहती है। वो इनको देखकर कहने लगता है कि इन्हें क्या हुआ है, ये दोनों बीमार है क्या, कैसी अजीब सी लड़कियां हैं। इतने में उसका ऑर्डर रेडी हो जाता है तो वो उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन बाहर उसका जिम ट्रेनर से मिल जाता है और वो खाना छीनकर उसे जिम जाने को बोलता है। उसके जाने के बाद मोयम उससे पूछती है कि तुम अपने भाई से छुप क्यों रही थी, तुमने घर पर बताया भी है कि तुम आने वाली हो। वो थोड़ा सोचकर कहती है कि नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया है, अब मैं इतने सालों बाद आ रही हूँ तो मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी। मोयम कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। और वो दोनों बैलून्स वगैरह लेकर रियो के घर के लिए निकल जाते हैं, घर को डेकोरेट करने, क्योंकि उसकी मॉम तो ट्रैकिंग पर गई थी। तब रियो कहती है कि मुझे एक प्रॉमिस करो कि तुम लास्ट तक मेरे साथ रहोगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। उसकी कहने की देर थी कि मोयम को एक इमरजेंसी की वजह से उसे छोड़कर जाना पड़ता है। ये देखकर तो रियो बेचारी परेशान हो जाती है, पर क्या करे, घर तो जाना ही था। फिर घर जाते हुए रास्ते में उसे एक बिल्डिंग दिखती है। सोचती है कि ये यहाँ पर क्या बन गया है, यहाँ पर तो एक सोना हुआ करता था ना। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब ये और सियोंग दोनों छोटे थे तो दोनों की मॉम नहाने के लिए यहाँ आती थी और इन्हें भी जबरदस्ती साथ में लाती थी, तो दोनों को साथ में नहाना पड़ता था। वो ये देख ही रही थी कि आखिर ये है क्या, और यहाँ पर तो कोई साइन भी नहीं है। कि तभी पीछे से एक लड़का आता है, पूछता है कि तुम कौन हो।
वो देखती है कि वो तो स्योंगहो था, वो भी उसे देखकर चौंक जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब? तो वो कहता है कि तुमने मेरी जगह पर पैर रखा हुआ है, और फिर उसका पैर हटा देता है। वो भी गुस्से में जाने लगती है, लेकिन सामने से उसकी मॉम आ रही थी और दूसरी तरफ से उसके डैड। उसे कोई जगह नहीं मिलती तो वहीं पर एक बॉक्स के नीचे छुप जाती है। वो भी देखने लगता है कि ये कर क्या रही है। तो वो कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे यहाँ पर आने के बारे में किसी को मत बताना। कि इतने में उनकी मॉम आ जाती है और बीच रोड में बैग देकर पूछती है कि ये किसका है। लेकिन फिर सब स्योंगहो को देखकर उसका हालचाल पूछने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद उसे देख रहे थे। इतने में रियो के डैड भी आ जाते हैं। अब स्योंगहो यहाँ आया था क्योंकि अगले महीने उसकी नए फर्म की ओपनिंग पार्टी होने वाली थी और ये बिल्डिंग उसका ही ऑफिस था। अंदर रियो उसकी सारी बातें सुन रही थी। फिर रियो की मॉम का ध्यान बैग पर जाता है, पूछती है कि इसे यहाँ पर कौन रखकर चला गया, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। अंदर से रियो से मारती है और इशारे करती है कि ये मेरा है। तो वो कह देता है कि ये मेरा है। तब रियो के डैड उसे देखकर कहने लगते हैं कि इस बॉक्स में ऐसा क्या है जो तुम इसको गार्ड कर रहे हो, क्या कुछ कीमती है? वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो फालतू का है, और उस पर लात मारते हुए कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ फेंकने वाला हूँ। वो कहता है कि ऐसा है क्या, तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो उसे उठाने लगते हैं, पर वो कहता है कि नहीं नहीं, अंदर और सामान है, तो मैं उसे इसमें डालकर फिर फेंक दूंगा, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए मैं आराम से कर लूंगा। फिर सब लोग चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रियो बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन स्योंगहो ने तो बॉक्स को दबा रखा था। कहता है कि ये तो बड़ी अजीब बात है, तुम अपनी मॉम से क्यों छुप रही हो? तुम्हें तो इस टाइम यूएस में होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर क्या कर रही हो? कहीं तुमने कोई प्रॉब्लम खड़ी तो नहीं कर दी ना? वो बॉक्स फाड़ कर बाहर निकल जाती है। वो कहता है कि तुमने बॉक्स क्यों फाड़ा? तो वो कहती है कि मैं तुम्हें भी फाड़ दूंगी, इसलिए चुप रहो। लेकिन वो तो पीछे देखकर उसकी मॉम का नाम लेते हुए कहता है कि अरे आंटी, आप यहाँ पर? मॉम का नाम सुनकर वो फटाफट से उस फटे हुए बॉक्स में फिर से घुसने लगती है। तब वो हंसता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। वो कहती है कि तुमने मुझे एक बार तो बचा लिया है ना, तो एक और बार बचा लो, मुझे तुम्हारा वॉशरूम यूज करना है। तो उसके ऑफिस जाती है। वॉशरूम से आने के बाद ऑफिस देखने लगती है। वो तो जाने को बोल रहा था, लेकिन रियो तो उसकी चीजें देखने लगती है। वो मना भी करता है कि अपने गंदे हाथों से मेरी कीमती चीजें मत छुओ, लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी, जानबूझकर सबको टच करने लगती है। तो वो कहता है कि या तो ये जगह मनुष्य है या फिर तुम हमेशा गड़बड़ करती हो। और फिर उसकी शादी के लिए उसे कांग्रेस करता है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी शादी का इन्विटेशन दिया था। लेकिन शादी का नाम सुनकर तो वो चुप हो जाती है। अब वो उसे भगाने की चाह रहा था, लेकिन वो तो बातें घुमा घुमा कर कुछ और ही पूछी जा रही थी। इसी तरह वो भागकर फटाफट से ऊपर उसके ऑफिस रूम में चली जाती है। जल्दबाजी में उसका एक पैर वायर में फंस जाता है। इस वजह से वो तो नीचे गिर जाती है, लेकिन साथ में एक शेल्फ भी गिरने वाला होता है। बस स्योंगहो उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसमें एक मेटल का भारी सामान रखा हुआ था। वो जाकर उसकी पीठ पर लगता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। वो पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है तुम्हें मैं ठीक लग रहा हूँ। और फिर जब वो ये देखती है कि ये तो बहुत भारी सामान था, तो उसकी पीठ चेक करने लगती है। उसे वहाँ पर उस चोट के साथ साथ एक कट का निशान दिखता है। तो बचपन का एक टाइम याद आता है जब ये दो लड़कों से फाइट कर रही थी। तो स्योंगहो सिर्फ जाने लगता है, लेकिन ये गलती से उसे एक नुकीली तारों वाली दीवार पर धक्का दे देती है और फिर उसे चोट लग जाती है। और ये निशान उसी का था। उसे बहुत बुरा लगता है, कहती है कि अभी भी ये निशान है। वो कहता है कि मैंने तो वैसे भी कहा था ना कि जब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो हमेशा किसी मुसीबत में पड़ जाता हूँ। वो कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। वो भी कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बॉडी को क्या क्या सहना पड़ता है, और मैं तुमसे सॉरी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। मैं अब किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहता, तो प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। वो भी कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का कोई शौक नहीं है, वो तो सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी और तुम्हें मेरी वजह से परेशानी हुई, इसके लिए सॉरी। और फिर जाने लगती है। तो वो कहता है कि तुम अपनी मॉम से जो कुछ भी छुपा रही हो ना, उन्हें सच बता दो, अगर देर हो गई तो तुम्हारे लिए और प्रॉब्लम होगी। तुम्हें अपनी मॉम को तो पता ही है ना, तुम्हारा क्या हाल करेगी। फिर जिस चीज से उसे चोट लगी थी उसे उठाकर कहता है कि तुम्हें पता है ये 17 मिलियन वॉन का है, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिया था, अगर इसे कुछ हुआ तो मुझे तुम पर क्लेम करना पड़ेगा। अब ये सुनकर वो फटाफट से चेक करने लगती है कि ये टूटा तो नहीं है ना, लेकिन वो एकदम ठीक था। उसे अच्छे से साफ करके कहती है कि देखो अच्छा है ना, शाइन कर रहा है ना, और फिर तमीज से उसे उसकी जगह पर रख देती है। ये देखकर तो वो भी हंसने लगता है। दूसरी तरफ मोएम को दिखाया जाता है, जो कि एक शराबी को रेस्क्यू करने आई थी। इसके बारे में किसी ने इन्फॉर्म किया था। वो उसकी चोट देखकर उसे हॉस्पिटल चलने को बोलती है, लेकिन वो मना करता है कि मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। पर उसकी हालत देखकर वो समझ जाती है कि उसे डायबिटीज है, तो उसका शुगर लेवल चेक करने लगती है। पर शराबी उसे मना करता है, उस पर अटैक करने लगता है। अब वो सुन नहीं रहा था, तो मोएम कहती है कि मेरे पास कैमरा है, अगर तुमने ऐसी हरकतें की ना तो मैं पुलिस को दिखा दूंगी। इससे तो वो और भड़क जाता है और एक बियर की बोतल तोड़कर उसे मारने लगता है। लेकिन इतने में एक लड़का, जो कि हमारा सेकंड मेल लीड था, डेनो, कहता है कि मैं इसे हैंडल करता हूँ, मैं ताइक्वांडो में रेड बेल्ट हूँ। और उस पर अटैक करने के लिए जैसे ही भागता है तो खुद के पैरों में फंसकर गिर जाता है और ऊपर से उसके हाथ में कांच का टुकड़ा भी लग जाता है। लेकिन इतने में मोएम उसे हिट करके उसके हाथ से बॉटल नीचे गिरा देती है और डेनो से कहती है कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। वो तो उसे देखता ही रह जाता है। और वहाँ रियो और स्योंगहो साथ साथ आ रहे थे। तो वो कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, तुम भूल गए शायद कि हमारा घर आसपास है, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। वो कहती है कि तुम दूसरे रास्ते जाओ ना, फिर मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तभी सामने एक चिकन डिलीवरी वाले को देखने लगती है। वो कहता है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें चिकन खाने का मन कर रहा है। लेकिन वो ये कहती है कि क्या मैं इस आदमी से इसका हेलमेट मांगू, क्या मुझे वो देगा?
मुझे अपनी मॉम से बचना होगा, नहीं तो वो मेरा सर फोड़ देगी। और फिर बीच रोड में ही अपना सूटकेस खोलकर उसमें से जितने भी कपड़े थे सारे एक एक करके पहनने लगती है। फिर थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। तब वो स्योंगहो को खुद को हिट करने के लिए कहती है कि क्या मुझे दर्द होगा। स्योंगहो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है कि क्या बोल रही हो, ऐसा ही था तो तुम्हें बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनना चाहिए था ना। तब वो कुछ सोचकर कहती है कि क्या तुम आज रात मेरे साथ रुकोगे। वो तो शॉक्ड हो जाता है, कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। पर वो तो उसे अपने साथ अंदर चलने के लिए मनाने लगती है। तो वो उसे दूर धकेल कर पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतना डर रही हो। वो भी कहती है कि मैं बस अपनी मॉम को कुछ बताने के लिए आई हूँ, मैं उन्हें फेस नहीं कर सकती हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ रहो। वो कहता है अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो मुझे पता तो होना चाहिए ना कि बात क्या है। तो वो बता देती है कि मैंने शादी कैंसिल कर दी है। वो कहता है कि क्या मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलो। वो जोर से बोलती है कि मैंने अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है। वो फिर उसकी मॉम का नाम लेकर कहता है कि आंटी आप यहाँ पर, लेकिन वो इसे मजाक समझती है। पर इस बार असल में उसकी मॉम पीछे खड़ी थी, साथ में उसके डैड और स्योंगहो की मॉम भी थी। उसकी मॉम तो गुस्से में कहती है कि क्या कहा तुमने अभी। तो ये भी बड़ा नॉर्मल होकर इधर उधर की बातें करने के बाद उन्हें बताती है कि मैं यहाँ पर आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी है। ये सुनते साथ ही उसके डैड तो वहीं पर गिर जाते हैं, लेकिन फिर उठकर कहने लगते हैं कि मैंने अभी अभी एक बहुत बुरा सपना देखा। और उसकी मॉम तो उसके पीछे पड़ जाती है कि शादी को 1 महीना रह गया है और तुमने ये सब क्या किया। तब रियो जाकर स्योंगहो के पीछे छुप जाती है और अपनी मॉम को समझाने लगती है। उसकी मॉम कहती है कि क्या उस लड़के ने शादी कैंसिल की है, हम अभी जाकर उसे सबक सिखाते हैं। वो बताती है कि नहीं उसकी गलती नहीं है, मेरी ही है। वो कहती है फिर क्या तुमने उसे चीट किया। वो कुछ भी जवाब नहीं देती। तो वो उसे मारने लगती है। स्योंगहो बीच में था, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, इसलिए सारी मार उस बेचारे को पड़ रही थी। उसकी मॉम भी कहती है कि तुम मेरे बेटे को क्यों मार रही हो, लेकिन वो गुस्से में कुछ सुन ही नहीं रही थी, बस जो भी आए उसे मारे ही जा रही थी। तब जब बीच में उसके डैड आते हैं तो उन्हें भी एक पड़ जाता है, तब जाकर वो शांत होती है। फिर वो कहते हैं कि हमने अपनी बेटे की बात तो सुनी नहीं, उससे कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला, हमें उसकी बात सुननी चाहिए ना, हो सकता है कि उसका कोई रीजन रहा हो। ऐसे में रियो कहती है कि अगर मैं आपको सच बताऊंगी तो प्लीज आप मुझे मारोगे तो नहीं ना। उसकी मॉम कहती है ठीक है नहीं मारूंगी। तब वो बोलती है कि मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी है। इतने में उसका भाई भी वहाँ पहुंच जाता है और मॉम तो फिर से उसके पीछे पड़ जाती है, कहती है कि तुमने वहां तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत की, सब कुछ मिल गया, उसके बाद तुम सब छोड़कर वापस आ गई। फिर उसे मारने के चक्कर में स्योंगहो को मार पड़ती है, इसलिए रियो उसका हाथ पकड़कर भाग जाती है। वो भी कहता है कि तुम मुझे क्यों अपने साथ लेकर जा रही हो, मेरे भागने का क्या मतलब है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें पिटने से बचा रही हूँ ना, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब उसकी मॉम बहुत देर तक उनका पीछा करती है, लेकिन थक जाती है तो रुक जाती है और ये दोनों भागते भागते काफी दूर तक आकर रुक जाते हैं। बचपन में भी ये ऐसे ही एक बार भाग रहे थे। अब ये दोनों आकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। रियो बहुत थकी हुई थी, ऊपर से उससे गर्मी लग रही थी, तो वो अपने सारे कपड़े निकाल देती है और फिर ताजी हवा लेने लगती है। कहती है कि इतने टाइम बाद मैंने मॉम को देखा, लेकिन वो अब मुझसे बात नहीं करेंगी। तो वो कहता है कि तुम्हें सच कहना चाहिए था ना, झूठ क्यों कहा कि तुमने चीट किया है। वो कहती है तुम्हें यकीन नहीं है क्या मैंने चीट किया, लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। वो कहता है कि उसे अपने तक रखो, मुझे मत बताओ। वो कहती है मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, मैं भी ठीक हूँ। तब वो कहता है कि तुम ठीक तो नहीं लग रही हो, तुमने अचानक से 2 इतने बड़े डिसीजन लिए, तो तुम ठीक कैसे हो सकती हो। तब वो कहती है कि मैं अपनी लाइफ से परेशान हो गई थी, मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, फिर अचानक से यूएस चली गई, जॉब भी मिल गई, वहाँ भी मैंने बहुत मेहनत की, एंगेजमेंट भी कर ली, इन सब ने मेरा दिमाग खा लिया, मैं परेशान हो गई थी, लाइफ ओवरलोड हो गई थी, दिमाग ब्लैंक हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने खुद को रिबूट करने का सोचा, इस वजह से मैं यहाँ सब कुछ छोड़कर आ गई। वो कहता है कि तुम तो बहुत ब्रेव हो। इतने में उनके पास एक कपल आकर उनसे उनकी फोटो लेने के लिए कहता है। स्योंगहो उनकी फोटो लेने लगता है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि आपको भी फोटो लेनी है तो हम आपकी फोटो ले लेते हैं, आप दोनों को देखकर लग रहा है कि आप काफी टाइम से डेट कर रहे हो और साथ में काफी अच्छे लग रहे हो। तो दोनों मना करने लगते हैं। रियो कहती है कि ये मेरी मॉम के दोस्त का बेटा है, वो भी ऐसे ही कहता है। अब वो कपल तो चला जाता है। तो उनके जाने के बाद स्योंगहो को रियो के भाई डोंगजिन की कॉल आती है। वो तो फोन छीनने लगती है, लेकिन वो रिसीव कर लेता है। डोंगजिन बताता है कि मॉम रियो को घर आने को बोल रही है और कह रही है कि वो उसे मारेगी भी नहीं। अब उसे यकीन तो नहीं था, फिर भी वो चली जाती है। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में डैनो को देखते हैं, क्योंकि उसके हाथ में भी चोट लगी थी। तब वो मोयम से कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे काम के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। वो भी कहती है कि कोई बात नहीं और जाने लगती है। तो वो उससे इसका नाम पूछता है। वो कहती है कि मैं पिछले 6 साल से पैरामेडिक हूँ और इतने टाइम में जितने लोगों ने भी मुझे थैंक्स करने के लिए मेरा नाम या फिर मेरा नंबर पूछा है, उनमें से कोई भी आज तक मेरे टच में नहीं है, तो मैं तुम्हें भी नहीं बताने वाली हूँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी डैनो उस शराबी को देखता है जिसे मोयम ने बचाया था। रिसेप्शनिस्ट उसे एक नोट देकर कहती है कि जिसने तुम्हें अभी बचाया ना, उसने ये तुम्हें देने को कहा है। उसमें कुछ ग्लूकोज कैंडीज के नाम थे और लिखा था कि जब भी तुम्हें लो ब्लड शुगर हुआ तो इन्हें ले लेना और ड्रिंक मत करना। ये सब देखकर तो डैनो अपनी डायरी में कुछ नोट करने लग जाता है और वहाँ दोनों घर पहुँचते हैं। रियो को तो अभी भी डर लग रहा था। स्योंगहो बेल बजाने लगता है, लेकिन वो उसे रोकती है कि मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। लेकिन वो सुनता नहीं और बेल बजा देता है। तब उसकी मॉम बड़े आराम से उसे अंदर आने को कहती है, पर ये अभी भी डर रही थी। कहती है कि पहले तुम जाओ, और फिर उसके पीछे भी जाती है। अंदर उसकी मॉम सोफे पर दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई थी। उसे लगता है कि शायद वो रो रही है, तो फटाफट से उनके पास बैठकर कहती है कि प्लीज आप मत रो मॉम, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो एकदम से उठती है और वो तो स्टिक लेकर उसे मारने के लिए तैयार बैठी हुई थी। ये देखकर तो वो भागने की तैयारी में होती है, पर स्योंगहो दरवाजा लॉक करके खड़ा हुआ था
उसे भागने नहीं देता, अंदर को धक्का मारकर दरवाजा बंद कर देता है और दरवाजा पकड़कर बाहर से खड़ा हो जाता है कि कहीं वो भाग न जाए। जाते हुए उसे अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है। जब वो बहुत छोटा था, अब्रॉड में पैदा हुआ था, इसलिए उसे कोरियन बोलनी नहीं आती थी, तो बाकी बच्चे उसे परेशान कर रहे थे कि कुछ बोल कर दिखाओ। तो इतने में रियो वहाँ पहुंच जाती है। उसे देखकर बच्चे डर जाते हैं, कहने लगते हैं कि अगर हमने इससे पंगा लिया ना तो ये हमें छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो सबकी पिटाई करती थी। और वो भी कहती है कि फिर से बोल कर दिखाओ तुम इसे क्या बोल रहे थे, अगर तुमने इसे फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, समझे। ये सब याद करते करते वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अब ये वापस आ गई है ना, तो पता नहीं फिर से क्या बवाल होगा। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।